नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी विद एआई की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालों में से एक वैदिक काल की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। यह युग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था और इसने भारतीय संस्कृत, धर्म और समाज की नींव रखी। वैदिक काल का नाम वेदों से लिया गया है, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। इस काल के शुरुआती हिस्से को विशेष रूप से ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, जो चारों वेदों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम प्रारंभिक वैदिक समाज के इतिहास, जीवन शैली, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं का अन्वेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक काल की शुरुआत और आर्यों का आगमन। वैदिक काल की शुरुआत आर्यों के आगमन के साथ हुई, जो एक घुमंतु समूह था और लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासित हुए। इस प्रवासन ने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव लाया, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और एक नई सांस्कृतिक और सामाजिक प्रणाली का उदय हुआ, जिसने प्रारंभिक भारतीय इतिहास को आकार दिया। आर्य मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में बसे, जो आज के पाकिस्तान और भारत का हिस्सा है। यह क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है 7 नदियों की भूमि, और यह क्षेत्र आर्य जीवन का केंद्र था। आर्य मुख्य रूप से पशुपालक थे और मवेशियों पर निर्भर थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी और मवेशी संपत्ति और सामाजिक स्थिति का प्रतीक थे। वैदिक काल भारत में दर्ज इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि आर्यों ने भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठानिक ग्रंथ लिखे, जिन्हें बाद में ऋग्वेद में संकलित किया गया। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति में 1000 से अधिक भजन हैं। यह संग्रह आर्यों की प्रारंभिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं की अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज और सामाजिक संरचना। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान समाज अपेक्षाकृत सरल और समतावादी था। परिवार समाज की बुनियादी इकाई थी और परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था, जिसके पास परिवार के अन्य सदस्यों पर अधिकार था। पुरुष मुख्य रूप से परिवार और मवेशियों का प्रबंधन करते थे, जबकि महिलाएं घरेलू मामले का प्रबंधन और बच्चों का पालन पोषण करती थी। समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को काफी सम्मान और स्वतंत्रता दी जाती थी। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और स्वयंवर जैसी प्रथाओं के माध्यम से अपने जीवन का साथी का चुनाव कर सकती थी। ऋग्वेद में वर्णित सामाजिक वर्गीकरण 4 भागों पर आधारित था, लेकिन यह आज के समय में विकसित कठोर जाति व्यवस्था की तरह नहीं था। प्रारंभिक वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो आइए जानते हैं एक-एक करके। ब्राह्मण या पुरोहित, धार्मिक नेता जो बलिदान और अनुष्ठान करते थे। नंबर 2 क्षत्रिय या योद्धा, शासन वर्ग जो जनजाति की रक्षा और युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। नंबर 3 वैश्य या व्यापारी और किसान, आर्थिक व्यवस्था का आधार जो कृषि, पशुपालन और व्यापार में संलग्न थे। अंतिम और चौथा शुद्ध या श्रमिक, श्रमिक वर्ग जो अन्य 3 वर्गों की सेवा करता था। यह वर्गीकरण प्रारंभिक वैदिक काल में लचीला था और व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार इन वर्गों के बीच स्थानांतरित हो सकते थे। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और ऋग्वैदिक काल में धर्म और अनुष्ठान की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में धर्म मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों और व्यक्ति तत्वों की पूजा पर आधारित था। आर्य विभिन्न देवताओं में विश्वास रखते थे, जिसमें से अधिकांश प्रकृति से जुड़े हुए थे। इस काल के मुख्य देवताओं में शामिल थे इंद्र। इंद्र वर्षा और तूफान के देवता और देवताओं के राजा थे। इंद्र को योद्धा के रूप में देखा जाता था, जिसने राक्षस व्रत का वध किया और कृषि के लिए आवश्यक जल को मुक्त किया। अब अग्नि, अग्नि के देवता जो बलिदान अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था, क्योंकि देवताओं को दिए गए बलिदान अग्नि के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते थे। सूर्य, सूर्य देवता जो जीवन के पोषण और
प्रकाश और गर्मी प्रदान करने के लिए पूजित होते थे। वरुण ब्रह्मांडीय व्यवस्था और जल के देवता वरुण को ऋत यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का पालन करने वाला माना जाता था, जो ब्रह्मांड के नियमों को संचालित करता था। आर्य देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी रक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों और बलिदानों का पालन करते थे। सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास यज्ञ या बलिदान था, जिसने भोजन, पशु और अनाज को अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित किया जाता था। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान और अनुष्ठान करने की क्षमता के कारण उच्च सम्मान प्राप्त था। तो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था और जीवन शैली पर बात करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जिसमें मवेशी पालन और कृषि मुख्य जीवन के साधन थे। मवेशियों को अत्यंत मूल्यवान माना जाता था और संपत्ति को अक्सर मवेशियों की संख्या से मापा जाता था। आर्य लोग पड़ोसी क्षेत्रों के साथ भी सीमित व्यापार करते थे और वस्तु विनिमय ही विनिमय का प्राथमिक रूप था। कृषि धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण होती गई, क्योंकि आर्य खानाबदोश जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़े। जौ, गेहूं और चावल जैसी फसलें उगाई जाती थीं और हल और सिंचाई तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग भी किया जाने लगा। आर्य गाय, घोड़े, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को भी पालतू बनाते थे, जो कृषि और परिवहन के लिए आवश्यक थे। आर्य लोग धातुओं, खासतौर पर कांच और तांबे का इस्तेमाल करके हथियार, औजार और घरेलू सामान बनाने में कुशल थे। आर्यों ने कृषि, पशुपालन और धार्मिक अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक साधारण जीवन शैली का नेतृत्व किया। वे लकड़ी और छप्पर से बने साधारण घरों से बने गांवों में रहते थे। आर्यों को संगीत, नृत्य और मनोरंजन के अन्य रूपों का आनंद मिलता था, जो सामाजिक और धार्मिक समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना पर बात करते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज जनजाति था, जिसमें हर जनजाति का नेतृत्व एक प्रमुख, जिसे राजन कहा जाता था, करता था। राजन का मुख्य कार्य जनजाति की रक्षा करना और उन्हें युद्ध में नेतृत्व प्रदान करना था। राजन का पद वंशानुगत नहीं था, बल्कि उसे जनजाति के योद्धाओं द्वारा चुना जाता था। हालांकि उसकी शक्ति पूर्ण नहीं थी। राजन को जनजाति के बुजुर्गों और पुरोहितों की परिषदों से परामर्श करना पड़ता था, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। बात करते हैं कि यह सभा और समिति क्या थी। सभा यह परिषद बुजुर्गों और प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर बनी होती थी, जो महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने में मदद करती थी। समिति समिति एक जनजाति परिषद थी, जिसमें बड़ी संख्या में जनजाति सदस्य शामिल होते थे। यह समिति मुख्य रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करती थी और राजन को सलाह देती थी। इस तरह की राजनीतिक संरचना में राजन की सत्ता सीमित थी और उसे जनजाति के लोगों और उनके प्रतिनिधियों से मार्गदर्शन लेना होता था। युद्ध और शांति के मामलों में पुरोहितों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती थी, जो धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों के माध्यम से युद्ध में सफलता की कामना करते थे। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋग्वैदिक काल का अंत और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत। इस काल के अंत में ऋग्वैदिक समाज ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। पहले जनजातीय समुदायों और आर्य जातियों के बीच संघर्ष बढ़ गया, जिससे सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसके साथ ही आर्यों ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में विस्तार किया, जिससे नए क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। सामाजिक रूप से ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काफी लचीली थी, लेकिन समय के साथ यह अधिक कठोर और सख्त हो गई। इसका परिणाम सामाजिक असमानता में वृद्धि और जाति आधारित भेदभाव में वृद्धि के रूप में हुआ। धार्मिक दृष्टिकोण से ऋग्वैदिक काल में सरल प्रकृति पूजा का अभ्यास किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यज्ञों और कर्म कांडों की जटिलता बढ़ने लगी। इससे समाज में धार्मिक तनाव उत्पन्न हुआ और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। ये सभी कारण मिलकर ऋग्वैदिक काल के पतन का कारण बने, जो बाद में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत का संकेत था। तो दोस्तों, यह थी ऋग्वैदिक काल की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी।
अब आगे इसका पार्ट 2 आएगा, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।